क्यों न किरदारों का तारुफ कराने से पहले रावी का तारुफ करा दूं। रावी मैं हूं। मैं एक पुराने शरीफ खाते पीते घराने का चश्मो चिराग हूं। मगर अब इस आंख की बीनाई कम हो गई है और इस दिए की रोशनी मध्यम। यानी मैं जो फारसी का एम ए हूं, एक तेल के कारखाने में 400 रुपया माहवार पर मुलाजिम हूं। मेरी शरीक हयात कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और खाना पकाती है। और मैं नौकरी करने के अलावा बाजार से सौदा सुलफ लाता हूं। ये सब बातें, ये नौकरी करना, कपड़े धोना, झाड़ू देना, खाना पकाना और सौदा सुलफ लाना मेरी अजीम खानदानी रिवायात के बरखिलाफ हैं। इस खानदान में आज तक किसी ने, मेरा मतलब है मुझसे क़ब्ल, नौकरी नहीं की और इस खानदान की किसी खातून ने आज तक न कपड़े धोए, न झाड़ू लगाई और न खाना पकाया। मेरा बचपन और लड़कपन एक बहुत बड़ी हवेली में गुजरा, जहां खानदान के अफराद से ज्यादा नौकर चाकर हुआ करते थे। लड़के लड़कियां, मर्द औरतें, बड़े बूढ़िया, पुश्तहा पुश्त से ये लोग हमारे घराने की खिदमत करते आए थे। शायद इसीलिए उनके साथ नौकरों का सा सुलूक नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें खानदान के गरीब अफराद का रुतबा हासिल था। कब बड़ी भी थीं जिनका पोपला मुंह हर वक्त चलता रहता था और जो बैठे बैठे सो जाने की आदी थीं। मैं उन्हें दादी अम्मा कहा करता था क्योंकि उन्होंने मेरे वालिद साहब को पाला था। वो उन्हें बेटा कहा करती थीं और वालिद साहब हमेशा उन्हें बुआ कहा करते थे। घर के हर अहम मामले में मेरी वालिदा उनसे मशवरा लिया करती थीं। बड़ा रौब था उनका सारे खिदमतगारों पर। एक दफा डांट देती तो डांट खाने वाला नौकर कई कई दिन उनके सामने आने से कतराता था। 70 के पीटे में थीं मगर नजरें अभी तक उकाब की सी थीं। क्या मजाल थी कि कोई नौकर या नौकरानी कोई ऐसी वैसी हरकत कर जाए और उन्हें पता न चले। क दफा ऐसा हुआ कि एक नौजवान नौकरानी की कोठरी के सामने से पिछले पहर एक साया सा लहराकर गुजर गया। मेरा मतलब है कि बकौल उनके उन्होंने एक साये को नौकरानी की कोठरी के सामने लहराकर गुजरते देख लिया। खुदा बेहतर जानता है कि बड़ी बी की आंखों या उनके जहन का कसूर था या वाकई कोई साया कोठरी के सामने लहराया था। मगर उसका नतीजा ये निकला कि नौकरानी को खड़े-खड़े निकाल दिया गया और घर के बुजुर्ग बहुत अरसे तक एक कबूलसूरत नौकर को मशकूक नजरों से देखते रहे। मेरी वालिदा कहा करती थीं कि शादी के बाद जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था उनकी इतनी हिम्मत न पड़ती थी कि बगैर लंबा सा घूंघट निकाले बड़ी बी की मौजूदगी में अपने शौहर यानी मेरे वालिद साहब के सामने आ जाएं। मगर ये सब तो अब भूली बिसरी बातें हो गईं। अब न वो हवेली है, न वो नौकर चाकर और न वो बड़ी बी की उकाबी नजरें। अब मैं इस इतने बड़े शहर में एक गुंजान आबाद इलाके में एक 2 कमरे के फ्लैट में अपनी शरीक-ए-हयात और 3 बच्चों के साथ रहता हूँ। सबसे बड़ी लड़की है जो जवानी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और जिसको देखकर हम अक्सर खामोशी से एक दूसरे की नजरों में झांकने लगते हैं। मेरा मतलब है मैं और मेरी नेकबख्त। जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उसमें 20 फ्लैट हैं और 3 मंजिलें। मैं बीच वाली मंजिल में सड़क के रुख रहता हूँ। जो फ्लैट हमारे फ्लैट के नीचे है उसमें एक बंबई के ताजिर रहते हैं, जिनके घर से हमा वक्त रेडियो की आवाज आती रहती है। इतनी बुलंद कि मुझे अपने घर में रेडियो की कमी कभी महसूस नहीं हुई। जो फ्लैट मेरे फ्लैट के ऊपर है उसमें एक अंग्रेजी दवा फरोश रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी है और लड़का छोटा। लड़की जवान है, 16-17, हद से 18 बरस की होगी। मेरे यहाँ आती जाती है। मेरी लड़की से उसकी दोस्ती है, गहरी या सथी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी लड़की मुझसे शर्माती है और कभी खुलकर मेरे सामने बात नहीं करती। बस अच्छा अब्बाजी, बहुत बेहतर अब्बाजी, नहीं अब्बाजी। मैं उसकी शर्मोहिया का लिहाज करता हूँ और कभी उससे ज्यादा बातें नहीं करता। मेरी बिल्डिंग के सामने यानी सड़क के उस पार एक और रिहायशी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग भी सहमंजिला है। इस बिल्डिंग में जो फ्लैट दवाफरोश के फ्लैट के बिल्कुल सामने है उसमें एक दफ्तरी सुपरिटेंडेंट रहते हैं। उनके कई बच्चे हैं। सबसे बड़ा लड़का है,
22-23 बरस का होगा। कॉलेज में पढ़ता है। अक्सर काली तंग पतलून, चौखाने वाली कमीज और काला नोकदार जूता पहनता है। उसके बाल लंबे हैं जिनमें वो काफी तेल लगाता है। सामने से बाल कुछ इस तरह बनाता है कि चढ़ती हुई मौज याद आ जाए। ये सबके सब शरीफ और नेक लोग हैं। मेरी मुराद है इन लोगों से जो मेरी बिल्डिंग में, सामने वाली बिल्डिंग में और आसपास की बिल्डिंगों में रहते हैं। न जाने क्यों ये सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, या यूं कहिए कि मेरा उन्हें बहुत लिहाज है। उनमें से अक्सर उम्र में मुझसे बड़े हैं और कई तो इतने मुअम्मर हैं कि उनकी भवें तक सफेद हो गई हैं। मगर ये सब मुझे भाई जान कहते हैं। हालांकि मेरी उम्र सिर्फ 45 बरस की है और ये खिताब अब इतना रिवाज पा गया है कि मैं सारे महल्ले का भाई जान बन गया हूँ। यानी छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे भाई जान कहते हैं। हद तो ये है कि एक हज़रत जिन्होंने अभी चंद हफ्ते हुए अपनी ज़बान का इस्तेमाल बराए गुफ्तगू सीखा है, वो भी मुझे बायदान कहकर पुकारते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसा रावी है जो अपनी तारीफों का पिटारा खोलकर बैठ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरा मकसद खुदस्ताई हरगिज नहीं। हमारी हवेली में खुदस्ताई को बहुत बुरी चीज समझा जाता था, इसलिए खुद सताई की मुझे बिल्कुल आदत नहीं। हाँ, ये मुमकिन है कि नातजुर्बाकार होने की वजह से मैं ऐसी बातें कह गया हूँ जिनका कहानी से कोई खास ताल्लुक नहीं या जिनसे खुदस्ताई की बू आती हो। अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफी का ख्वास्तगार हूँ और उम्मीद है कि आप ये मद्देनजर रखते हुए कि मैं अफसाना निगार नहीं, मेरी इन बातों को नजरअंदाज कर देंगे। अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो एक बात और कह दूं, वो ये है कि महल्ले वाले न सिर्फ मुझे भाईजान कहते हैं बल्कि अक्सर मुआमलात में मुझसे मशवरा भी करते हैं। अक्सर ये भी होता है कि खालिस निजी किस्म के मुआमलात में भी मुझसे राय लेने से ये लोग नहीं झिझकते। मेरे और उनके दरमियान एक रिश्ता एतिमाद कायम हो गया है। इसका उम्र और बुजुर्गी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि नई पौध भी अक्सर बिला झिझक मुझसे इस तरह सलाह मशवरा करती है गोया मैं भी उसी पौध का एक फ़र्द हूँ। हद तो ये है कि मुआमलात एकलब ओ नज़र में भी ये लोग, मेरा मतलब है नई पौध के लोग, मेरी राय लेने से नहीं झिझकते। ये दूसरी बात है कि मैं उनकी इस जेल की मुश्किलों का हल ढूंढने से कासिर रहता हूँ, क्योंकि इन मुआमलात में मेरा तजुर्बा न होने के बराबर है, यानी सिफर। एक दिन का जिक्र है, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए दफ्तर नहीं गया था। मेरी शरीक-ए हयात गुस्ल खाने में कपड़े धो रही थीं। बच्चे स्कूल जा चुके थे। महल्ले में निस्बतन अमन था। काम पर जाने वाले काम पर और स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्कूल और कॉलेज जा चुके थे। सुबह का वक्त था। मैं बालकोनी में एक आराम कुर्सी पर नींद दराज अखबार पढ़ रहा था कि एक पत्थर आकर मेरे सर पर लगा और इतनी जोर से लगा कि अखबार मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। पत्थर अगर नंगा होता तो यकीनन मेरे सख्त चोट आती। आप कहेंगे नंगा पत्थर और मलबूस पत्थर क्या बात हुई? मगर बात कुछ ऐसी ही थी। मेरा मतलब है कि पत्थर एक कागज में लिपटा हुआ था। पत्थर पर, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उस कागज पर जिसमें पत्थर मलबूस था, एक नजर डालकर मैंने फौरन सड़क के उस पार देखा, क्योंकि पत्थर उसी समत से आ सकता था। मगर वहां पत्थर फेंकने वाले का नामो निशान तक न था। मैंने पत्थर उठा लिया और वो कागज खोलकर जिसमें वो लिपटा हुआ था पढ़ने लगा। अलकाब ओ आदाब कुछ इस किस्म के थे। मेरी जेन मिस फीड, मेरी मेरिलिन मोरो, जियो। अलकाब ओ आदाब पर नजर पड़ते ही अंदाजा हो गया कि मकतूबलय मैं नहीं हूं बल्कि नामा रास्ता भूल गया है। मगर फौरन ही ख्याल आया, खुदान ख्वास्ता ये खत मेरी बेटी को तो नहीं लिखा गया है। इस ख्याल का आना था कि मैं दूसरों का खत न पढ़ने वाली नसीहत जो मुझे बार बार हवेली में की गई थी यकसर भूल गया और जल्दी जल्दी खत पढ़ने लगा। मुझे तुम्हारे भाई ने बता दिया था कि आज तुम स्कूल नहीं जाओगी, इसलिए मैं भी आज कॉलेज नहीं गया, दर्देसर का बहाना कर दिया। वैसे ये सच भी है, मेरे सर में सचमुच दर्द हो रहा है। पूछो क्यों? मेरे सरकार इसलिए कि मैं रात भर नहीं सो पाया। फिर पूछो क्यों? मेरी जान इसलिए कि रात भर तुम
न पूछो किस किस तरह से याद आती रहीं, और मैं करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आई, आंखों में कांटे उग आए थे। हाय क्या आलम हो जाता है जब अपनी डोर्स डे से 2-3 दिन तक नहीं मिल पाता। खत के उस हिस्से पर पहुंचकर मैं ठहर गया। मैं फिल्म नहीं देखता, इसलिए नहीं कि मैं फिल्मों के खिलाफ हूं, बल्कि इसलिए कि घर के बजट में इस ख्वाहिश को पूरी करने की गुंजाइश या तो निकलती नहीं या बहुत कम निकलती है। लेकिन फिर भी मैं मेर्लिन मुनरो के नाम से वाकिफ हूं और मुझे ये भी पता है कि जेन मिसफील्ड भी मेर्लिन मुनरो किस्म की कोई शख्सियत है। यहां तक तो ठीक है, या था, लेकिन जब मुसम्मात डोरिस डे का जिक्र आया तो मैं ठिठक गया क्योंकि ये नाम मैंने इससे कबल कभी नहीं सुना था। लेकिन ये ठिठकना मुझे बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि फिर मैं आगे नहीं पढ़ सका। उस एक लम्हा तवक्कुफ में अंग्रेजी दवा फरोश की साहबजादी जिनका नाम नसीमा अंजुम जावेद है और जिन्हें उनके घर वाले और मेरे घर वाले माँ मेरे सिर्फ निसी कहकर पुकारते हैं, आन धमकी। अगर मैं कहानी को इस मुकाम पर छोड़कर आपसे या किसी अफसाना निगार से कहूं कि मेरे भाई अब तुम उसे आगे बढ़ाओ, तो मुझे यकीन है कि आप या और अफसाना निगार साहब सिलसिला यूं जारी रखेंगे कि निसी बेटी को देखते ही मैंने खत को छिपा लिया। उस पर बैठकर या उसकी पुड़िया बनाकर, उसे अपनी जेब में रखकर या मुंह में डालकर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि निसी बेटी बस एक लम्हा भर के लिए झिझकी, यानी उन्होंने 2-1 बार पलकें झपकाईं। गर्दन को एक बहुत ही खफीफ सा खम दिया। झुक जाने की बहुत ही इब्तिदाई शक्ल थी। एक हाथ को जरा सा ऊपर उठाया, इस अंदाज से कि देखने वाला अगर ज़हीन होने के साथ साथ तजुर्बाकार भी हो तो वो अंदाजा लगा ले कि अगर ये हरकत दर्जाए कमील को पहुंच जाए तो दांतों से बिलावजह नाखून काटने की हरकत बन सकती है। और फिर बोली, हाय अल्लाह भाईजान, आप मेरा खत पढ़ रहे हैं। सच तो ये है कि अगर निसी बेटी खत पर अपना हक न जताती तो मुझे हरगिज पता न चलता। कम अज कम अंदाज तो न होता कि मकतूबले वो हैं। न सिर्फ ये बल्कि ये भी न मालूम होता कि लिखने वाला कौन है, क्योंकि खत के इख्तिताम पर लिखने वाले का नाम दर्ज नहीं था। जी हाँ, आपका क्यास दुरुस्त है। मैंने अलकाब व आदाब के बाद सबसे पहले खत के इख्तिताम पर नजर डाली थी। लेकिन इससे आप ये न समझ बैठें कि मुझे उसी वक्त लिखने वाले का नाम मालूम हो गया। नहीं, ये तो बाद की बात है। मैंने कहा, तुम्हारा खत। मेरे लहजे में हैरत का शायबा था। कह जो दिया मेरा खत है। वो इठलाई। और बिल इसके कि मैं ये सोचते हुए कि हक बहकदार रसीद खत उनकी तरफ बढ़ाऊं, उन्होंने झपट कर खत मेरे हाथ से ले लिया, बल्कि छीन लिया और ये जा वो जा। मगर ये जा वो जा का फेल मुकम्मल करने से बिल उन्होंने रुककर मेरी तरफ देखा और बोली, किसी से कहिएगा नहीं मेरे अच्छे भाईजान। मैंने किसी से नहीं कहा। मगर इस वाक़े के कई माह बाद एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी खामोशी बेसूद साबित हुई।